द टाइडल वेव्स इन सीज आर, है ना, प्राइमरली ड्यू टू, है ना, समुद्र में उठने वाले ज्वार जो है उसका कारण क्या होता है ना, उसका कारण क्या है मेरे बच्चा, जो समुद्र के अंदर ज्वार उठता है, आपको पता होगा बेटा, जब पूर्णिमा की रात होती है तो समुद्र के अंदर सबसे ज्यादा ज्वार भाटा उठता है बेटा, है ना, जिनको टाइडल वेव्स बोलते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या है, तो मैं आपको बता दूं, उसके पीछे मुख्य कारण है बेटा, जो आपका चांद होता है ना, मून जो होता है बेटा, वो अर्थ के बहुत पास होता है, तो वो क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, ठीक है, तो वाटर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना। ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, जब वो पास आ जाता है, जैसे मान लो कि ये अपना अर्थ सरफेस है और ये मान लो समुद्र है अर्थ के ऊपर, ठीक है। वैसे तो आपको पता है मून जो वो बहुत दूर होता है, बट जब पूर्णिमा की रात होती है तो अर्थ के बहुत पास आ जाता है मून, है ना, चंद्रमा जो है वो अर्थ के बहुत पास आ गया, ठीक है। तो मून का खुद का द्रव्यमान है, इसका खुद का मास है, और इस पानी का भी द्रव्यमान है खुद का, है ना, ये m1 मान लेते हैं, m2, और ये डिस्टेंस जो है ये बहुत कम हो जाती है इनके बीच की जो दूरी है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ना, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है आपके समुद्र में क्या आता है बेटा, ज्वार भाटा आता है, टाइडल वेव्स जो है वो उत्पन्न होती है मेरे लाडलो। तो देखो देखिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ, पहला ही ऑप्शन मिल गया बेटा, ऑप्शन ए को लॉक कर दो। चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्व आकर्षण बल, चंद्रमा, क्या बच्चा, चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला क्या गुरुत्व आकर्षण बल जो है इसका मेन आपका रीजन है मेरे लाडलो। क्लियर है क्या बात, आप सबको चमक गई क्या, द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ इज द राइट आंसर मेरे रसगुल्लो। क्लियर है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बड़े बच्चा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं मेरे लाडलो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कभी न कभी किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में, जो कि नर्सिंग से रिलेटेड होगी, पैरामेडिकल से रिलेटेड होगी, उन सभी एग्जाम से उठा के यहाँ पे आपके सामने जो है बिल्कुल आपको मस्त तरीके से इनको खिलाने के लिए लेके आया हूं, तो अच्छे से डाइजेस्ट जरूर करें, है ना, वैसे भी आप लोग बच्चे लोग हो तो डाइजेशन तो आपका वैसे भी अच्छा है मेरे लाडलो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ देयर वर ए स्मॉलर ग्रेविटेशनल इफेक्ट, which of the following force do you think would alter in some respect, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को कम हो या गुरुत्वीय प्रभाव क्या हो, कम हो, तो निम्न में से कौन सा बल बदलेगा, इनमें से कौन सा बल बदलेगा, ये पूछा गया है। तो बताओ देखें, विस्कस फोर्स बदलेगा क्या, क्या विस्कस फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है क्या, नहीं। श्यान बल जो है वो तो यार पदार्थ का खुद का गुण है ना, कितना चिपचिपा है, कितना विस्कस है, कितना वो जो है डेंस है, गाढ़ा है, ठीक है ना, जो चीज जितनी गाढ़ी होती है उसमें विस्कस फोर्स उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो वो तो अणुओं के बीच में लगने वाला एक अलग फोर्स है, ठीक है ना, तो वो ग्रेविटेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। दूसरा है आर्कमिडीज अपलिफ्ट, आर्कमिडीज का जो उछाल बल है, तो बेटा यही इसके अंदर आएगा, आर्कमिडीज का जो उछाल बल है यही जो है बदलता है गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि आप सबको पता है बच्चा, देखो जैसे ये मेरे पास पानी से भरा कोई क्या है, पात्र है, कंटेनर है मेरे लाडलो, वाटर से एक फिल जो है मेरे पास एक कंटेनर है मेरे लाडलो, ठीक है ना, इसमें मान लो वाटर फिल है। अब आर्कमिडीज जो आपका फोर्स है ना, उछाल फोर्स, इसको बियॉन्सी फोर्स भी बोलते हैं, उत्प्लावन बल भी बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं, उत्प्लावन बल का नाम तो सुना है ना आप लोगों ने। अगर मान लो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट को डिप करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर भाई नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, और इसके अगेंस्ट ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है आपका, बियॉन्सी फोर्स, या बियॉन्ड फोर्स भी बोल देते हो, या उसको आर्कमिडीज अपलिफ्ट भी बोल सकते हो, अपथ्रस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। हाँ, तो अगर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशनल इफेक्ट बहुत कम हो जाए, ठीक है ना, तो देखो ना यहाँ, यदि गुरुत्वीय प्रभाव कम हो तो निम्न में से कौन सा बल बदलेगा, तो ये बल बदलेगा, ये बल आपका बदल जाएगा मेरे लाडलो, ठीक है ना, ये बल आपका जो है वो बदलता है, ओके। क्योंकि देखो ना तो ये डिपेंड करता है ग्रेविटेशन के ऊपर, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है मेरे लाडलो, और ना ही जो है आपका, है ना, लास्ट तो ऑप्शन ही नहीं है, लास्ट में तो कह रहा है नन ऑफ द अबव, ठीक है। सो राइट आंसर इज व्हाट बच्चा, क्या बी को लॉक कर दिया जाए, यस सर, बी को लॉक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी बढ़ जाइएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं बच्चा, ये रहा आपके सामने एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और सुनिएगा इस क्वेश्चन को, इसी की जुबानी क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुनना चाहोगे, यस सर, सुना दीजिएगा। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, एक सैटेलाइट है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, अर्थ का जो है ना, चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे ये मेरे पास अर्थ है, ठीक है, और भाई साहब जो है ना, आपके भाई साहब बोले तो सैटेलाइट, वो किसी सर्कुलर पाथ के अंदर, ये सैटेलाइट हो गया आपका, जिसको आप उपग्रह बोल सकते हो, ये क्या है बच्चा, आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है, ठीक है ना, और ये आपका क्या आ गया यहाँ पे, सैटेलाइट आ गया, ये आ गया आपके पास में सैटेलाइट, ठीक है ना बच्चा, ये रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, ये सर्कुलर पाथ है, दिस इज सर्कुलर पाथ,
ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली डिसअपियर, है ना, द सैटेलाइट विल, अगर देखो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ जो है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगा रही है ना, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स किसका काम कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। अरे जो अर्थ है वो इस उपग्रह पे क्या कर रही है? पृथ्वी इस उपग्रह पे क्या कर रही है? अभिकेंद्रीय बल लगा रही है, और वो अभिकेंद्रीय बल कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। और वो आप क्या कर रहे हो? अचानक से क्या कर रहे हो? समाप्त कर रहे हो। साफ साफ लिखा है, देखिएगा, पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग v से वर्तीय कक्षा में क्या कर रहा है भाई? परिक्रमण कर रहा है, तो कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या चेंज कर दिया? यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए, है ना, क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, तो उपग्रह क्या करेगा? क्या उसी वृत्ताकार पथ पे घूमता रहेगा क्या? नहीं बच्चा, क्या करेगा? जैसे ही अचानक से गुरुत्वाकर्षण बल खत्म होगा, तो ये जो वर्ताकार पथ है ना, इसी के टेंजेंट, इसी के स्पर्श रेखा पे ऐसे जो है ये क्या कर जाएगा? v वेग से चला जाएगा, है ना, v वेग से चला जाएगा। तो ऑप्शन सुन लो बच्चा, इसके क्या है? कंटिन्यू टू मूव विद वेलोसिटी v अलोंग द ओरिजिनल ऑर्बिट, उसी कक्षा में v वेग से परिक्रमण करता रहेगा। मूव विद ए वेलोसिटी v टेंजेंशियली टू द ऑर्बिट, ओरिजिनल ऑर्बिट, कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश v वेग से गति करेगा। बिल्कुल, तो देखो ये पहले तो वर्ताकार घूम रहा था, है ना, सर्कुलर मूव करेगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म, जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म होगा ना, ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या करता है? ये सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। अभी केंद्रीय बल के कारण ही क्या करता है? ये इस पाथ पे मूव करता है ऐसे, यस और नॉट। जब सेंट्रीपिटल फोर्स ही आपने जीरो कर दिया, तो फिर क्या वर्ताकार पथ पे घूमेगा? नहीं, फिर ये इस वर्ताकार पथ के स्पर्श रेखा के ऊपर ऐसे v वेग से चला जाएगा। क्लियर है ना बच्चा? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन बी को क्या कर दिया जाए बच्चा? इसमें लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन बी को हमने क्या कर दिया बच्चों? लॉक कर दिया है, ठीक है ना। ऑप्शन बी को हमने यहाँ क्या कर दिया मेरे लाडलो? लॉक कर दिया है। तो बी को लॉक कर दिया जाए। बी इज द राइट आंसर मेरे लाडलो। क्लियर है बच्चा? वेरी गुड भाई साहब, बहुत बढ़िया बबीता जी, क्या बात है, पहले से आंसर लगा ही बैठे हैं। लक्षिता जी, अर्चना, वाह भाई भाई, रोहित, सुनील पाल, क्या बात है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एटमोस्फियर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, पृथ्वी से वायुमंडल जो है वो संबंध है, बताओ। देखिए, एटमोस्फियर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, ये तो आंसर सब दे सकते हो यार, चैप्टर ही पढ़ रहे हो आप, ग्रेविटेशन, क्या पढ़ रहे हो? ग्रेविटेशन। हाँ, वो अलग बात है कि कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता है तो भाई उसमें तो सभी टॉपिक्स में से आता है, बट अब यहाँ ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो तो थोड़ा ही दिमाग लगाना है। यस यस, लगाओ, देखें कौन सा आंसर सही आएगा। विच इज द राइट आंसर? फर्स्ट ऑप्शन है विंड्स, वायु द्वारा, क्लाउड्स, बादलों द्वारा, ग्रेविटी, गुरुत्व द्वारा, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही आंसर है? जल्दी जल्दी मेरे रसूल बताइएगा, राइट आंसर क्या है? जी जी जी, क्या बात है भाई, सल्यूट कर रहे हैं आपको। इसमें तो वैसे क्या ही सल्यूट करें बेटा, सबको ही पता है ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो ग्रेविटी ही आएगा ना। क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गजब है यार, नाइस नाइस, थैंक यू। तो ऑप्शन सी को क्या कर दो बच्चे? इसमें लॉक कर दो, है ना। इसको तो यार अंडरस्टूड है, ये तो सिंपल सी बात है। देखो एक्चुअली में क्या है, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है आपका, है ना, ये आपका क्या है बच्चा? अर्थ है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी माता। अब एक्चुअली में क्या है, यहाँ एटमॉस्फेयर बिल्कुल अर्थ के सरफेस के पास है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एटमॉस्फेयर में वायु है, वायु के कण होंगे, कणों का द्रव्यमान होगा, कणों का क्या होगा बच्चा? द्रव्यमान होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? यस। तो जो कणों का यहाँ द्रव्यमान है, ठीक है ना, उनके ऊपर क्या लगाती है अर्थ? अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। क्या लगाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, ठीक है ना। तो ये सारे कण अर्थ के आसपास रहेंगे, तो ये पूरा एटमॉस्फेयर भी अर्थ सरफेस के आसपास रहेगा। दिस इज द एटमॉस्फेयर, ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, ये आपका क्या बच्चा? एटमॉस्फेयर है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? सी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, बहुत ही प्यारा सा है। द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज व्हाट? 0। कितना हो जाएगा? 0, शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा? 0। आप सबको पता है कि पृथ्वी के केंद्र पे, है ना, जो आपके पास यहाँ पे जी का मान आता है ना, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो कितना होता है बेटा? 0 होता है, ठीक है ना। कितना होता है? 0 होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अरे होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो अब इस पे कोई आप वस्तु रखोगे तो देखो, भार, वेट mg होता है। भार का सूत्र क्या होता है? W बराबर mg, वेट बराबर mg। अब यहाँ W बराबर mg, जी का वैल्यू कितना बेटा? 0। कितना है? 0। तो यहाँ पे आपका भार हो जाएगा 0 न्यूटन। कितना हो जाएगा बेटा? 0 न्यूटन। सो राइट आंसर आ जाएगा आपका 0 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 0 न्यूटन जो है इसका राइट आंसर होगा। 0 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 0 है ना, इसका शून्य हो जाएगा, शून्य। ओके बच्चा, आगे बढ़े, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रेविटेशनल मास इज प्रोपोर्शनल टू, गुरुत्वीय द्रव्यमान निम्न में से समानुपाती है किसके? पहला ऑप्शन गुरुत्वीय क्षेत्र के, फील्ड के, गुरुत्वीय तीव्रता के,
इंटेंसिटी के, गुरुत्वीय बल के, फोर्स के, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। देखिए ये फील्ड का मतलब देखो इसके साथ ये लगाना, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑल ऑफ दीज। कौन सा राइट आंसर है? ध्यान से सुनिएगा, गुरुत्वीय द्रव्यमान की बात कर रहा है। तो देखो जब अपन बात करते हैं एफ, ठीक है, तो ये भी जो है द्रव्यमानों के समानुपाती है, इनके गुणनफल के ना, m1 m2 के। और वैसे भी आपको पता है कि एक बड़ा आपके पास जो है पिंड है, एक छोटा पिंड है, ठीक है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट एक छोटा ऑब्जेक्ट, इसका जो मास है वो m1 है, इसका m2 है। तो जो जिसका मास ज़्यादा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगाता है। तो याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद है गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र की अगर बात करें अपन, तो इसको अपन देखिए, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय क्षेत्र एक ही बात है, जी से आप लिख सकते हो, और इसका सूत्र होता है बेटा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? तो भाई साहब जी जो है ये भी एम के समानुपाती है। और रही बात किसकी, गुरुत्वीय तीव्रता की, तो गुरुत्वीय तीव्रता भी सेम है बच्चा, है ना, इंटेंसिटी भी वही चीज़ आ जाती है आपके पास। तो तीनों के अंदर ही जो है आपका जो है ना क्या ग्रेविटेशनल मास है वो क्या डिपेंड करता है। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरे लाडलो? राइट आंसर आ जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चा? डी को क्या कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। डी इज द राइट आंसर। डी इज द कतई जहर आंसर है मेरे लाडलो। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, फटाफट से पढ़िएगा और आंसर दीजिए मेरे लाडलो। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज, गुरुत्वाकर्षण बल है, रिपल्सिव है ना, कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक, नॉन कंजर्वेटिव, प्रतिकर्षण बल है, संरक्षी बल है, स्थिर वैद्युत बल है या असंरक्षी बल है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जाता है और बहुत ही आसान सा है। तो याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या बेटा? कंजर्वेटिव होता है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ भी अपन बोल सकते हैं ना, ठीक है ना। तो याद रख लेना कैसा फोर्स होता है ये? कंजर्वेटिव फोर्स होता है, संरक्षी बल होता है, असंरक्षी बल नहीं होता है। क्लियर है ना? ये संरक्षी बल आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वीय बल एफ जी किस पे निर्भर नहीं करता है? यार फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, साफ साफ आपको पता है एफ जो है वो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अरे होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो एफ जो है वो जी पे भी निर्भर करता है, एफ जो है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के प्रोडक्ट के ऊपर भी समानुपाती है, एफ जो है दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। दो मासेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके इन्वर्सली, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। तो देखो देखिए इसके हिसाब से क्या है, सम ऑफ द मासेस, द्रव्यमानों के योग के, नहीं भाई यही गलत है। क्या पूछा? क्या दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वीय बल एफ जी निर्भर नहीं करता है, तो इसी पे निर्भर नहीं करता। सम नहीं है बेटा, सम है क्या? अरे यहाँ पे योग है क्या? योग नहीं है, ये तो गुणा है, दोनों का क्या हो रखा है? गुणा हो रखा है, ठीक है ना। प्रोडक्ट इन पे तो करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे भी करता है, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस पे भी डिपेंड करता है ना। तो देखो ना ये ही ऑप्शन है जिस पे निर्भर नहीं करेगा, सम नहीं होता है यहाँ पे, है ना। दोनों द्रव्यमान का यहाँ पे आप योग नहीं करते हो, जोड़ते नहीं हो इनको, है ना। इनको तो आप करते हो तो क्या? गुणा। क्या करते हो? गुणा। इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन के लिए, है ना। हाँ बच्चा, अब ऑप्शन देखो, जैसे यही क्वेश्चन आ जाए और इसके ऑप्शन बदल जाए, बदल सकते हैं ऑप्शन, तो आपको तो सिर्फ ये चीजें याद रखनी है ना, तीनों चीजें। भाई इन पे करता है, इसके अलावा कुछ भी आए उसको आपको टिक कर देना, अगर नहीं करना है तो ठीक है ना। क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए, हाँ लीजिएगा, वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन है ना, नाइस क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन है बच्चा। जल्दी से जल्दी पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन प्योरली फॉर्मूले पे बेस है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी at a height h above the surface of the earth is the same at the depth x below it, then both x and h being much smaller than the radius of the earth। अच्छा देखिए इसमें कंडीशन भी दे दी मेरे लाडले ने, और इस कंडीशन के हिसाब से भी मैंने आपको दो फॉर्मूले बनवाए हुए हैं, बिना कंडीशन के भी फॉर्मूले हैं, और ये कंडीशन जब भी है ना कि जो है ना बहुत एक्स एंड एच जो है वो बहुत छोटे हैं रेडियस के कंपेयर में। तो याद कीजिएगा मैंने हाइट के लिए एक फॉर्मूला लिखवाया आपको, जी डैश बराबर जी 1 माइनस 2h अपॉन क्या लिखवाया बच्चा आपको? r। याद आ रहा है? बिल्कुल, ये हाइट के लिए था। ये किसके लिए था बेटा? हाइट के लिए, ठीक है ना, है ना, हाइट के लिए। और बेटा जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी अपॉन आर। याद आ रहा है? डी था यहाँ पे, बट बंदे ने एक्स लिया है ना, इसमें एक्स ले रखा है तो अपन भी एक्स ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लेंगे बच्चा? अपन एक्स ले लेंगे, क्यों डी ले भाई, है ना, क्वेश्चन में जो है उसके हिसाब से एक्स। तो ये किसके लिए हो जाएगा? डेप्थ के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा बेटा? डेप्थ के लिए। ये ऊंचाई के लिए, किसके लिए हो जाएगा? ये आपका ऊंचाई के लिए मेरे लाडलो। क्लियर है? ये तो हो गया आपका ऊंचाई के लिए, और ये किसके लिए होगा? डेप्थ के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? गहराई के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका गहराई के लिए, गहराई के लिए। क्लियर बच्चा?
तो यहाँ पे देखिए डेप्थ और जो है आपके पास हाइट दोनों आती हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, अच्छा x h के बराबर होगा या x h बटा 2 के बराबर होगा, x बराबर 2h होगा, मतलब x और h में क्या रिलेशन है, x और h में क्या संबंध है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है मेरे लाडलो। तो आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो आपको हिंट दे दी है, क्या दे दी है, उतना ही परिवर्तन होता है। मतलब जैसे ये आपकी पृथ्वी है, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को, इससे आप किसी ऊंचाई पे गए, h ऊंचाई पे गए, तो यहाँ पे जितना परिवर्तन हुआ, मतलब यहाँ पे जितना गुरुत्वीय त्वरण है उतना ही जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो पृथ्वी के अंदर, कितनी गहराई में, x गहराई पे, तो वहां पे भी सेम है। सेम का मतलब ये है कि इन दोनों को बराबर रख दो। ये तो कहना चाह रहा है ना परिवर्तन दोनों में बराबर है, चेंज दोनों में सेम हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये बिंदु A मान लेते हैं और ये बिंदु B मान लेते हैं डेप्थ के अंदर, तो A और B का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो सेम होगा, परिवर्तन सेम हुआ तो, है ना भाई। पृथ्वी की सतह से, अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ भी जा रहे हो x दूरी x गहराई में, और ऊपर जा रहे हो h ऊंचाई पे, और दोनों केस में A और B पे सेम है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, परिवर्तन बराबर है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको करना क्या है, इन दोनों को बराबर रखना है, तो z 1 माइनस 2h अपॉन r जो है इसको बराबर रख देना है z 1 माइनस x अपॉन r के, क्योंकि g से z कट गया, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो x बराबर सीधा सीधा बचता है 2h। यहाँ से देख लो x बराबर क्या बचा, 2h, क्या बचा 2h। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये चीज़ आपको पता था, है ना, अगर किसी को नहीं पता था तो प्लीज़ ऐप में जाके ग्रेविटेशन वाला चैप्टर बेहतरीन तरीके से देख लेना, मिल जाएगा ये कॉन्सेप्ट है वहाँ पे आपको, ठीक है। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ गया बच्चा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ऑप्शन सी को मेरे रसगुल्लो क्या कर दीजिएगा, लॉक कर दीजिए, क्या कर दो, लॉक कर दो, x बराबर 2h। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, मतलब 2h ऊपर जाओगे, है ना, तो नीचे कितना आना पड़ेगा x, ऊपर ऊंचाई डबल, गहराई आधी, मतलब पृथ्वी की सतह से डबल ऊंचाई पे और आधी गहराई पे, ठीक है ना। तभी तो ये बोला ना x बराबर 2h, ऊंचाई डबल है और x मतलब ये आपकी गहराई है, x गहराई पे और 2h ऊंचाई के ऊपर, ये आपको याद रख लेना है इसके अंदर। अगर ये 20 सेंटीमीटर पे ऊपर बात करें ना, जब 20 सेंटीमीटर तो नहीं है बच्चा, तो नीचे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप मान सकते हो, मीटर में तो नहीं, सेंटीमीटर में तो, इसको किलोमीटर में मानिए आप लोग कहेंगे, ओके बच्चा। तो ऊपर डबल आएगी डिस्टेंस, नीचे हाफ आएगी उसकी, है ना, ऊपर वाले की हाफ रहती है हमेशा। ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है बच्चा, लगाइएगा इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन देखिएगा, 2 प्लैनेट्स हैव द सेम एवरेज डेंसिटी बट देयर रेडियाई R1 एंड R2। रेडियाई जो है ना बेटा सिंगुलर नहीं होता है, प्लूरल होता है, तो इसलिए इसको रेडियाई बोलते हैं, अदरवाइज इसको रेडियस बोला जाता है, ठीक है। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दीज प्लैनेट्स बी G1 एंड G2 रिस्पेक्टिवली, देन दो ग्रहों के औसत घनत्व समान है, ठीक है, परंतु त्रिज्याएं R1 तथा R2 हैं। यदि इन ग्रहों पर गुरुत्वीय त्वरण क्रमशः है G1 तथा G2 हो तो, G1 तथा G2 हो तो आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा है, तो जरा बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आना है। इसका राइट आंसर क्या आएगा मेरे लाडलो, इसका आंसर आप फटाफट से जरूर मुझे बता दीजिएगा मेरे लाडलो। क्या आना चाहिए बताओ, देखिए जल्दी से जल्दी बताइए क्या इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखो क्वेश्चन को सुन लो, दो ग्रहों के औसत घनत्व समान है, घनत्व समान है परंतु त्रिज्याएं अलग अलग हैं, है ना। तो दो ग्रह ले लेते हैं, एक ये ले लिया जिसकी त्रिज्या बोल रहा है R1, दूसरे की त्रिज्या बोल रहा है R2, ठीक है। इसका घनत्व और इसका घनत्व सेम है, बट द्रव्यमान दोनों का अलग होगा भाई, ठीक है ना, ये बोल सकते हो आप M1 और M2, क्लियर है। तो यहाँ से देखिए बच्चा कुछ कह रहा है, यदि ग्रहों के गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण G1 पहले का लिख लेते हैं G1, तो G1 बराबर क्या आ जाएगा बच्चा आपके पास में, कैपिटल G M1 अपॉन R1 स्क्वायर, क्लियर और नॉट। ऐसे ही बच्चा G2 क्या आ जाएगा आपके पास, G M2 अपॉन R2 स्क्वायर। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे। G1 बराबर G स्मॉल M1 बटे में R1 स्क्वायर और G2 बराबर G M2 अपॉन R2 स्क्वायर। क्लियर है क्या बात, क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? जी सर ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, यहाँ ज़रा देखिए बच्चों, जो चेंजेस करना वो यहाँ करना है आपको। यहाँ पे M1 का मान निकालना है, हिंट दे रखी कि दोनों का घनत्व सेम है। तो देखो आपको पता है रो बराबर होता है बेटा M बेटा V, तो यहाँ M1 अपॉन V1 लिख सकते हैं, रो बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ से M1 का मान कितना आ जाएगा, रो V1, ठीक है। यहाँ से सेम आपका M2 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, रो V2, रो V2, ठीक है ना, रो तो सेम है ना दोनों का। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा G रो V1 अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से G रो V2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ लो गुरुजी, क्या दिक्कत आ रही है। तो देखो G1 बराबर कैपिटल G रो V1, आयतन, आयतन कितना होगा 4/3 पाई त्रिज्या का क्यूब होता है, R क्यूब आ जाएगा, ठीक है।
ओके बच्चा, और इसी के नीचे भाग में मैं G2 कर दूं तो यहाँ से भी भाग में आ जाएगा आपके पास 0/4 पाई, क्या आ जाएगा बच्चा आपके पास। अच्छा, इसके नीचे भी तो वैल्यू थी ना बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल, इनके नीचे वैल्यू थी, इधर क्या था, यहाँ थी आपके पास में वैल्यू R1², ठीक है ना। हाँ, और बटे में क्या आएगा बच्चा, G4/3 पाई R2³ बटे में R2²। क्लियर है क्या, बात चमक रही है क्या, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से देखिए बच्चा, जब इसको सॉल्व करते हैं अपन G1/G2 तो ये बन जाएगा 4/3 पाई R1³ बटा R1², ठीक है। और इसको ऊपर करोगे तो ऐसा हो जाएगा R2² बटा में क्या आ जाएगा बेटा, 4/3 पाई R, क्या आ जाएगा बेटा, 2³। जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, अदरवाइज मैं यहीं से इनको कैंसिल आउट कर सकता था, है ना, बट कई बच्चे जो है ना उनके भाई साहब गड़बड़ हो जाती है। G से Z काट दो, रो से रो काट दो, 4/3 से 4/3 काट दो, पाई से पाई कट गया, R² कटेगा, एक ऊपर R1 बचेगा, ये R2² कटेगा तो नीचे एक R2 बच जाएगा, और यहाँ से आपका मान आ जाएगा सर G1/G2 बराबर आ जाएगा, ऊपर बचा था R1 और नीचे बचा था R2। क्या कमाल करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है मेरे लाडलो। तो इसका क्या आया रे, G1/G2 बराबर R1/R2, G1/G2 बराबर R1/R2, ठीक है ना। कमाल का था ना भाई साहब, बहुत ही प्यारा है ये आपका यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा, क्या कह रहा है क्वेश्चन सुनिएगा। द वैल्यू ऑफ G ऑन द अर्थ, ठीक है ना, सरफेस इज 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स वैल्यू एट ए हाइट ऑफ 64 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज वॉट बच्चा, अर्थ सरफेस से इसकी हाइट पूछिए। पृथ्वी की सतह से G का मान 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इसकी सतह से 64 किलोमीटर की ऊंचाई पर G का मान कितना होगा। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, G डैश बराबर G1 - 2h अपॉन क्या कर सकते हो यहाँ पे R यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ से तो आपको आंसर आपको मिलेगा मेरे लाडलो। तो यहाँ से देखो G आंसर के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, है ना, कितना आ जाएगा बेटा, 1 - 2, ठीक है ना। H की वैल्यू दे रखी है आपको 64, है ना, 64 ओके। किलोमीटर है तो किलोमीटर की वैल्यू आप चेंज कर लोगे मीटर में, तो 10 की पावर 3, 10 की पावर कितना आ जाएगा बच्चा, 3, है ना। नीचे आएगा बेटा 6400 किलोमीटर होता है रेडियस ऑफ अर्थ। पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो 6400, अप्रॉक्स ले रहे हैं ना, एग्जैक्ट मान नहीं ले रहे हैं अपन, और गुणा 10 की घात 3 करेंगे तो मीटर में बदल जाएगी, है ना, ये किलोमीटर होती है वैसे इतना, ठीक है। तो यहाँ पे 10 की घात 3 आप लिख लीजिएगा, लिख लिया बच्चा, ओके। ये इससे कट गया, ठीक है, ये कट गया, 64 से कट जाएगा ना, तो ये बच गया 100 और ये हो जाएगा 50। तो मेरे लाडलो माल जो वैल्यू आएगी आपकी Z बराबर G1 - 1/50, और Z बराबर ये हो जाएगा बेटा G इंटू ये हो जाएगा बेटा 49/50, ये हो जाएगा बच्चा आपके पास में। G का वैल्यू क्या रखोगे आप लोग, G का वैल्यू देखिएगा, ये रख लीजिए, ये वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे 980 और 49/50। जब इसको सॉल्व करते हो बच्चा तो ये आता है 960 पॉइंट समथिंग, यस 960.40, ठीक है बच्चा। और यहाँ पे देखिएगा ले लोगे आप लोग सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके बच्चा। देखो रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो मैंने यहाँ लिखवाई भी, और देखो क्वेश्चन में भी दे रखी है वैसे, आर का मान कितना दे रखा है 6400 किलोमीटर है, और मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया 6400 किलोमीटर को मीटर में, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 की घात 3। ना भी बदलो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी किलोमीटर है नीचे भी किलोमीटर है, और अनुपात है तो वैसे भी मात्रक तो इनका कट ही जाएगा, यहाँ तो एक संख्या ही बचेगी ना भाई, ऊपर और नीचे के मात्रक सेम होंगे तो संख्या ही बचेगी, तो भी कोई ज़्यादा सा चेंज नहीं। बट अपनी आदत यही होनी चाहिए कि मात्रक हमेशा सेम रखो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, कभी कभार चल जाता है बट हमेशा नहीं चलता है बच्चा, है ना। बिना मात्रक सही किए, बिना मात्रक बराबर किए कभी आप उत्तर निकालोगे तो गलत ही आते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। बहुत कम चांसेस होंगे कि बिना मात्रक के आंसर आपके सही मिल जाए, वो कोई अनुपात में सेम भौतिक राशि हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी हो, तो ही ऐसा हो सकता है मेरे लाडलो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है बच्चा, फटाक से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ उसके हिसाब से आप चलें, है ना। अगर आप कर पा रहे हैं तो कर लीजिए ना, फिर आप अपना आंसर मैच कर लीजिए कि सही है गलत है, ठीक है ना। हाँ बच्चा, मुझे तो सभी बच्चों को लेके चलना पड़ रहा है मेरे लाडलो। एट व्हाट एल्टीट्यूड इन मीटर will the acceleration due to gravity be 25% of that, है ना, of that at the earth surface। क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह के मान का जो है 25% रह जाता है, तो सतह पे कितना होता है
जी का मान सतह पे क्या लिख दोगे आप, सतह पे आप लिख दोगे जी एम बटा आर स्क्वायर। अब ऊंचाई की बात कर रहा है और वहाँ पे कितना 25%, तो 25/100 और वहाँ जाएगा जी एम बटा आर प्लस एच का स्क्वायर। यही तो करोगे, अरे यही तो करोगे, करोगे कि नहीं करोगे मेरे लाडलो? सूत्र तो यही बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल सर, सूत्र तो आपका यही बनेगा, है ना, यही तो बनेगा। ओके ओके, पृथ्वी का होता है, सॉरी ये इधर आ जाएगा ना, पृथ्वी का जो है ना उसका 25%, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा 25/100, है ना। साफ देखो ना, 25 पृथ्वी का जो है ना उसके तुलना में लेना है आपको, तो पृथ्वी का कितना है जी एम अपन आर स्क्वायर, तो इसका 25% निकालना है, इसका निकालना है, तो इसके साथ 25/100 आ जाएगा। अरे 25% है बेटा, 25% है ना, इसको नंबर में बदलेंगे तो 25 को आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, जीएम से जीएम काट दिया, 25 से 100 कर दिया 4 टाइम्स, है ना, 25 से 100 कर जाएगा 4 बार, तो यहाँ इधर तो बच गया 1/4 आर स्क्वायर, ठीक है गुरु, और इधर बच गया 1/r प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 1/2r का होल स्क्वायर बराबर 1/r प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो 2r का होल स्क्वायर बराबर r प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये कट जाएगा बच्चा, तो यहाँ से देखिएगा बच्चा आपके पास आ जाएगा 2r इज इक्वल टू r प्लस एच। It means we can say 2r minus r बराबर h. It means we can say r बराबर h. तो किस ऊंचाई पर h बराबर r ऊंचाई पे, h बराबर r ऊंचाई के ऊपर याद रख लेना, जो गुरुत्व है ना त्वरण का मान जो है वो 25% रह जाता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ भी लो, ये तो मैथमेटिकल सॉल्व किया है, समझो भी इस क्वेश्चन को, ताकि ऐसे क्वेश्चन और भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ कहने का मतलब है ये पृथ्वी है और इसकी त्रिज्या r है, ठीक है, इसकी सतह पे जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान है जी एम बटा आर स्क्वायर, और ये कह रहे हैं कि इससे कितनी ऊंचाई पे, मान लेते हैं एच ऊंचाई पे है, एच ऊंचाई पे यहाँ गुरुत्वीय त्वरण जो है वो 25% रह जाता है, किसका, पृथ्वी का 25%। तो यहाँ पे तो ये सूत्र लगाया, और एच ऊंचाई के ऊपर क्या सूत्र लगेगा आपके पास में, वो हो जाएगा बेटा आपके पास में ये वाला सूत्र लगा सकते हो, डायरेक्ट लगा लीजिएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसी को मॉडिफाई करते हैं तो फिर वो आगे नया सूत्र भी बनता है, बट उसके अंदर आपको ये लिखवा रखा है कि जो ऊंचाई होती है वो त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होनी चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोला, यहाँ तो डायरेक्ट ये बोल रहा है कि 25% रह जाए, ठीक है ना। तो क्या ये बहुत कम है क्या, ये तो बराबर ही होगी ना, एच बराबर आर, देखो ना त्रिज्या बराबर आई है बच्चा, त्रिज्या है ना, बराबर आई है ऊंचाई के, आई है कि नहीं आई है, दोनों बराबर आए हैं, तो मतलब पृथ्वी की जितनी त्रिज्या है ना उतनी ऊंचाई पे और चले जाओ, मतलब पृथ्वी की सतह से कितना ऊपर जाना पड़ेगा, 6400 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा पृथ्वी की सतह से। अपन पृथ्वी की सतह पे है ना, तो यहां से कितना ऊपर चलना, 6400 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे, तो वहां पे जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 25% रह जाएगा। जैसे पृथ्वी पे कितना है 9.8 है ना, तो उसका 25% निकालो, उतना वहां पे रहेगा मेरे लाडलो। क्लियर है कि नहीं है बात? तो ऑप्शन नंबर सी को क्या कर दिया जाए, यहाँ पे लॉक कर दिया जाए, है ना। समझने मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बट फिर इन चीजों को फील भी करो ताकि आगे क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम ना आए मेरे लाडलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेट ऑफ 1 kg बिकम 1/6 ऑफ मून, मून का 1/6 बनता है, द रेडियस ऑफ द मून इज दिस, देन द मास ऑफ द मून। अरे आराम से निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। क्या कह रहा है सुन लो, एक किग्रा द्रव्यमान का भार चंद्रमा पे 1/6 हो जाता है यदि चंद्रमा की त्रिज्या दे रखी है। तो आपसे पूछा क्या है भाई, द्रव्यमान पूछा, ये फॉर्मूला लगा दो भाई सिंपल सा, जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर। अब पृथ्वी पे ये सूत्र लगता है, चंद्रमा पे कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, वहां द्रव्यमान निकालना तो यहाँ से निकाल लो ना यार। क्या हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा जी आर स्क्वायर बटा 6g, कैपिटल जी, है ना। चंद्रमा का द्रव्यमान निकाल सकते हो इससे, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, क्या, स्मॉल m बराबर जी का मान कितना रखोगे, जी का मान 9.8 रखोगे, है ना, जी का मान कितना रखोगे 9.8 रखोगे, गुणा में कितना है बच्चा आर त्रिज्या कितनी है भाई दे रखी है 1.768 गुणा 10⁶, इसका होल स्क्वायर कर दो बच्चा, बटे में क्या बच्चा 6, और जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो जब इसको सॉल्व करते हो तो बेटा ये वैल्यू जो आती है आपकी, ये आती है बच्चा आपके पास में कितनी 7.65 इंटू 10⁻22 kg, ये इसका आएगा आंसर, ठीक है ना, ये आएगा इसका आंसर मेरे लाडलो। तो डी को क्या कर दिया जाए, यहाँ पे नस्ते नाबूद कर दिया जाए, डी को क्या कर दिया जाए, यहाँ पे नस्ते नाबूद कर दिया जाए मेरे लाडलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े क्या, बढ़ो गुरु बढ़ो, नेक्स्ट पे बढ़ो, लो मेरे लाडलो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। सुनो क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ इज अराउंड 6000 किलोमीटर। अब देखो, अब क्वेश्चन वाला बना रहा है, बनाने दो, वैसे अप्रॉक्स कितनी होती है 6400, इसने बोल दिया कितना 6000, मान लो यार इसकी नहीं मानेंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, द वेट ऑफ द बॉडी एट हाइट ऑफ 6000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकमिंग,
है ना। तो पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है 6000 किलोमीटर, पृथ्वी की सतह से 6000 किलोमीटर, ठीक है ना, ऊंचाई पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, पृथ्वी की सतह पर ऊपर जा रहे हो तो सूत्र कितना लगता है, जी बराबर आप लिख सकते हो जी एम बेटा क्या लिख दोगे बच्चा आप लोग यहाँ पे आर प्लस एच का होल स्क्वायर कर दोगे। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये आर भी कितना है ना, सेम ही है ना, और आर तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिएगा आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r, 2r हो गया कि नहीं हो गया, 2r हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर करेंगे तो बाहर क्या आएगा 4 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा 4 और ये नीचे है तो यार वहाँ पे कहाँ पे है ना, कहाँ पे जा रहे हो आप लोग, कितना ऊपर जा रहे हो 6000 किलोमीटर। तो सिंपल सी बात है 6000 किलोमीटर चल जाओगे तो वहाँ पे उसका भार कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, बटे में तो आएगा ना ये नीचे, ठीक है ना 1/4 हो जाएगा याद रखना। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1/4 1/4, ठीक है। हिंट दी है इसने, हिंट क्या दी है कि आर पृथ्वी की त्रिज्या है और ऊंचाई जो है वो h है, दोनों को बराबर दे दिया तो इसको और इसको जोड़ोगे r प्लस आर तो 2r हो जाएगा, मतलब डबल हो गई है वैल्यू, तो डबल हो जाएगी तो जो भार है वो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा वहां पे, ठीक है ना। अगर त्रिज्या बढ़ा रहे हो या फिर आप लोग है ना पृथ्वी के केंद्र से जो दूरी बढ़ा रहे हो, ऊंचाई बढ़ा रहे हो, डबल कर रहे हो, है ना, जैसे ये r है और r से कितनी कर रहे हो, इसको 2r कर रहे हो, तो वहां पे जाके भार जो है वो पहले जो भार है ना उसका कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा मेरे लाडलो। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एन ऑब्जेक्ट वेट 72 न्यूटन ऑन द अर्थ, इट्स वेट एट द हाइट ऑफ r/2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा। एक पिंड का पृथ्वी तल पर भार 72 न्यूटन है, तो पृथ्वी तल से इतनी दूरी पे कितना हो जाएगा, तो ये आपको बताना है बच्चा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा पृथ्वी पे जो वेट लिखोगे वो आप लिखोगे क्या mg, ठीक है ना mg, और वो कितना दे रखा है आपको 72 दे रखा है, कितना दे रखा है 72, ठीक है ना 72 दे रखा है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है आपको 72। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी बच्चा, इस दूरी पे r/2 दूरी के ऊपर, ठीक है ना, तो ये वैल्यू चेंज होगी मास की, वेट की तो चेंज नहीं होगी, मास की चेंज होती है, ठीक है ना। किसकी चेंज होती है, मास की चेंज होती है। तो जरा सुनो मेरी बात, है ना, यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगाएंगे जी बराबर, जी बदलेगा ना, जी बराबर जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यही तो करोगे आप लोग, ठीक है, यही तो करोगे बच्चा, है यही करते हैं हम, यही करते आए भी हम, जी सर करते तो यही आए हैं हम लोग, ठीक है ना। W बराबर होता है आपका mc, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे देखो मेरे लाडलो, इसको जब आप सॉल्व करते हो क्या करते हो, इसको आप यहाँ से सॉल्व करते हो तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो, है ना, z डैश बराबर z, और यहाँ आपका फॉर्मूला आएगा बच्चा क्या, देखो दोनों अलग अलग कर लेते हैं, पहले एक बार z का फॉर्मूला लिख लेते हैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और एक बार z डैश का फॉर्मूला लिख लेते हैं जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यही होगा आपके पास में। तो यहाँ से अगर मैं z डैश निकालता हूँ तो वो हो जाएगा z, है ना, भाग लगा दीजिएगा नीचे, इसके नीचे भाग लगाते हैं ना, इसके नीचे भाग लगा देते हैं, चलो जी से भाग लगा दिया, ओके। तो जी डैश का वैल्यू ऊपर आएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जी का वैल्यू नीचे आएगा, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा आपके पास में आर स्क्वायर अपॉन जी एम, नीचे चला जाएगा, जी एम कहाँ चला जाएगा आपका, नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जी डैश कितना हो जाएगा बच्चा, जी डैश की वैल्यू देखो कितनी हो जाती है, जी एम से जी एम कट जाएगा, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ओके बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा जी डैश की वैल्यू आ गई आपके पास, जी डैश कितना आ गया, जी डैश आ जाएगा आपके पास जी आर कितना, देखो आपके पास एच की वैल्यू कितनी करनी है, r/2 करनी, r/2 करनी है, तो कर दो इसमें आर स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास r प्लस r/2 का होल स्क्वायर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बच्चा ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, जी ऊपर r स्क्वायर है, ये हो जाएगा 3/2r का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अपॉन, तो ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 9, ऊपर कितना चला जाएगा 4r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा। तो देखो आपका जी डैश कितना आ गया, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है बट कोई दिक्कत नहीं, जी डैश की वैल्यू आ गई सर 4/9 कितना जी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, इसको m से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी m से, तो ये आपका भार हो जाएगा, ये दे ही रखा आपको 72 दे रखा है। तो देखिएगा वहाँ पे w डैश का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 4/9 इंटू 72, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा बेटा 32 न्यूटन, कितना आ जाएगा 32 न्यूटन, इसका राइट आंसर आएगा। क्लियर है बच्चा। यहाँ देखिएगा मैंने डायरेक्ट वो है शॉर्ट फॉर्मुला नहीं लिया जो हमने पहले आपको लिखवाए हुए थे, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया, ये फॉर्मूले लिख लिए, है ना, और इन्हीं को फिर मैंने क्या कर लिया, भाग लगाया और जी डैश निकाला हमने r/2 पे, जी डैश निकाल लिया, उसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि भार का सूत्र ही क्या होता है, w बराबर mg।
तो नया भार जो है तो उसको लिख देंगे डब्ल्यू डैश बराबर एम जी डैश। तो यहाँ पे देखो इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी, तो इधर का जो आपका एम जी होगा वो दे रखा है 72, 72 दे ही रखा है, तो यहाँ 72 रख दोगे, तो 4/9 गुणा 72, ठीक है ना। तो सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 32 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 32 न्यूटन इसका राइट आंसर आएगा मेरे लाडलो। What will be the acceleration due to gravity at height h if h is greater than if h is greater than r, where r is the radius of the earth, g is the acceleration due to gravity on the surface of earth। पृथ्वी तल से h, देखो ये कंडीशन जरूर याद रखना, ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण होगा, कितना होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा, कौन सा होगा मेरे लाडलो। तो मैं आपको बता दूं राइट आंसर ए होगा, राइट आंसर क्या होगा ए। हे बहुत सारे बच्चे इसको करेंगे, बहुत सारे बच्चे इसको करेंगे, गलत है। ये कब होता है जब h जो है वो बहुत छोटा होता है r की तुलना में, बट यहाँ कंडीशन देखो क्या दे रखी है, ये कब होगा जब h बहुत ज्यादा होगा r से, है ना। पृथ्वी की त्रिज्या से अगर ऊंचाई बहुत ज्यादा है तब तो यही काम मिलेंगे, फिर इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा इसी को चेंज किया था हमने, चेंज करके फिर ये बनाया था, बट ये बनाया था तो उस टाइम पे हमने बोला था कि अगर ये h बहुत छोटा है ना, तो यहाँ पे द्विपद प्रमेय लग जाती है, बाइनोमियल थ्योरम लग के ये फॉर्मूला आपका बन जाता है बच्चा, ठीक है। तो जब ये कंडीशन होती है तो ये फॉर्मूला काम में लेना है, जब ये कंडीशन होती है कि ऊंचाई ज्यादा होगी त्रिज्या से तो ये काम में लेना है, ठीक है ना, ठीक है ना मेरे लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एट द अर्थ सरफेस इज दिस, ठीक है ना। इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट आर ई फ्रॉम द अर्थ सरफेस विल बी। तो बच्चा देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, मेरी बात अगर ध्यान से सुन रहे हो, अर्थ के ऊपर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू दे रखा है, अर्थ के ऊपर दे रखा है कितना, माइनस का mgRa, ठीक है, ये दे रखा है आपको, ठीक है ना। और एक्चुअली में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है गुरुत्वीय, है ना, त्वरण गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होती है, उसका सूत्र होता है बेटा जी, ठीक है बच्चा, या फिर लिख सकते हो आप mgh भी कर सकते हो इसको, है ना, क्या कर सकते हो mgh अपॉन में 1 प्लस क्या कर सकते हो यहाँ पे, या r प्लस क्या कर सकते हो इसको h कर सकते हो, क्या कर सकते हो r प्लस h आप कर सकते हो मेरे लाडलो, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से देखिएगा आपको क्या कह रहा है बंदा, इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे, एट आर ई के ऊपर। तो देखो ऊंचाई पे पूछ रहा है तो यू एच बराबर आप लिखोगे mgh, h की वैल्यू कितनी रखनी आर ई, और नीचे देखो नीचे फॉर्मूले में क्या होता है r प्लस एच, तो आर ई प्लस आर ई, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है यहाँ पे। तो यू एच जो हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में mgRe प्लस में 2RE, 2RE कितनी हो जाएगी 2RE, क्लियर है, 2RE आपके पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी मेरे लाडलो, ठीक है ना, 2RE हमारे पास वैल्यू हो जाएगी मेरे डियर बच्चा पार्टी, यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास हो जाती है ना। अच्छा जी, इसके अंदर एक और बात आपको ध्यान देनी है कि आपका जो फॉर्मूला है वो ये है मेरे लाडलो, फॉर्मूला है वो ये वाला लिखना है ना, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे h अपॉन आर और है, h अपॉन आर और है बच्चा। तो देखो इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, ये ऊपर तो हो गया, नीचे हो जाएगा आपके पास क्या मेरे लाडलो, थोड़ा सा देखिए बेटा, आर ई प्लस एच अपॉन आर ई है ना, तो यहाँ आर ई अपॉन क्या है नीचे भी आपका आर ई आएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू बनती है बच्चा आपके पास में mgRe/2, mgRe/2 बनेगा आपके पास में। तो इसका जब सॉल्यूशन करते हो तो यहाँ पे कितना चेंज हुआ ये पूछा गया आपसे, तो यहाँ पे देखिएगा आप साफ साफ लिख दोगे कि सर mgRe/2 माइनस का mgRe कितना निकालोगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी बच्चा, तो बच्चा देखिएगा यहाँ से जो वैल्यू आएगी, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ देखिएगा वैल्यू जो आएगी बच्चा क्या आ जाएगी, यहाँ देखिएगा माइनस का mgRe है और प्लस का mgRe/2 है, हाफ है, मतलब ये हाफ प्लस का है और 1 माइनस का है। जैसे 1/2 माइनस 1 करें तो क्या आएगा, माइनस का 1/2 आएगा कि नहीं आएगा जी सर। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो माइनस की 1/2 mgRe आएगा, mgRe आएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला जो है आपका गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का होता है, याद रख लेना मेरे बच्चा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, माइनस का जो वैल्यू वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, माइनस का हाफ mgRe, ये इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे रसगुल्लो। क्लियर है क्या बच्चा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 11 किलोमीटर पर सेकेंड, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लेनेट हैविंग द ट्वाइस रेडियस ऑफ द सेम मीन डेंसिटी एज द अर्थ इज। क्वेश्चन को सुनिए बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी पर प्लाइन वेग का मान लगभग कितना दे रखा है आपको, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक ऐसे ग्रह जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी है, परंतु माध्य घनत्व पृथ्वी के घनत्व के बराबर है ठीक है, पर प्लाइन वेग का मान कितना होगा। कुछ नहीं किया, यहाँ पे आर को कितना कर दिया गया है
2r कर दिया गया है, 2r कर दिया गया है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो आपकी जो एस्केप वेलोसिटी होती है बेटा वो त्रिज्या के समानुपाती होती है। क्या होती है बेटा? त्रिज्या के समानुपाती। त्रिज्या को कितना किया आपने? डबल किया। और आपको ये पता है कि पृथ्वी के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होती है ना, पृथ्वी के लिए जो आपका प्लाइन वेग होता है वो होता है बेटा कितना? 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना, लिखवा रखा आपको, ये पृथ्वी के लिए है। तो उस ग्रह पे जिसकी त्रिज्या 2r है वहां पे प्लाइन वेग कितना होगा? तो त्रिज्या के क्या है ये, है ना, समानुपाती है। तो आपने r से कितना कर दिया? 2r, तो r से 2r किया है तो एस्केप वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी। तो यहां पे देखिएगा प्लेनेट के ऊपर जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो 2 × 11 हो जाएगा, दैट इज 22 किलोमीटर पर सेकेंड लाडलो, 22 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगी मेरे लाडलो। क्या बात चमकी रे? क्या बात चमकी? यस सर। तो ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। ऑप्शन ए तो आपने लॉक कर दिया, बट साथ में कुछ सीखा भी ना, क्या? कि एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो किसी भी प्लेनेट की जो रेडियस होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात आपको याद रख लेनी है मेरे लाडलो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, सपोर्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, सपोर्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। तो यहाँ पे आपको गलत कथन जो है उसको चुनना है। गलत कथन कौन सा है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिक्रीजेज इफ, तो आपको मैं बता दूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब कब डिक्रीज होता है। तो इसका हमने एक डेरिवेशन पार्ट भी किया है ना, अपने सिलेबस के अंदर। जिन जिन क्लासों में ये हो चुका है उन क्लासों की बात करें। जैसे ये अर्थ है, ये इसका रेडियस है, ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस पे जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है Gm/r²। आप हाइट पे जाते हो, जैसे h हाइट पे जाते हो तो यही फॉर्मूला बन जाता है Gm/r+h का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अगर h बहुत कम है तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है सरफेस के कंपेयर में 1 - 2h/r। तो जब हम ऊपर जाते हैं ना, ऊपर जा रहे हैं हाइट पे, तो भी आपका जी का वैल्यू डिक्रीज करता है, और आप सेंटर की तरफ नीचे की तरफ आते हैं तो भी जी का वैल्यू डिक्रीज ही करता है। ऊपर जाते हैं तो भी डिक्रीज करता है, नीचे भी। तो अर्थ सरफेस पे मैक्सिमम, इवन आप सेंटर की बात करें तो सेंटर के ऊपर जी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ऐसे ही बेटा एक और चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो, ये पोल होते हैं आपके, ये पोल होते हैं बेटा। तो इक्वेटर से जब पोल की तरफ जाते हो ना, ये इक्वेटर है। इक्वेटर से किधर जाते हो? पोल की तरफ जाते हो, ध्रुव की तरफ जाते हो आप। तो आपका जी का वैल्यू बढ़ता है, जी का वैल्यू इंक्रीज करता है, ये जरूर आपको याद रखें, है ना। तो अब इसमें अपन ऑप्शन पढ़ लेते हैं और फिर क्या राइट है, राइट नहीं रॉन्ग पूछा है ना, हाँ रॉन्ग क्या वो देख लेते हैं। वी गो डाउन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, डाउन सरफेस टू द अर्थ सेंटर, ठीक है ना। अर्थ डाउन टुवर्ड्स द इट्स सेंटर, बिल्कुल डिक्रीज करता है सर, ये तो स्टेटमेंट सही है। वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते हैं तो भी डिक्रीज होता है। ये सेंटेंस साथ में पढ़ना है बेटा आपको, ये वाला सेंटेंस मेरे लाडलो आपको साथ में पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ तो ये भी ठीक है सर। नेक्स्ट है वी गो फ्रॉम द इक्वेटर, वी गो फ्रॉम द इक्वेटर है ना टू द पोल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसमें इंक्रीज होता है, द रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज्ड है, ये नहीं है भाई। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, है ना, तो रोटेशनल पे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है इसने, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। तो देखो इसमें आएगा वी गो फ्रॉम द इक्वेटर, जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो तो जी बढ़ता है या डिक्रीज बोल रहा है। तो ऑप्शन सी को लॉक कर दो, आपका ऑप्शन सी इसमें कतई जहर है, नस्ते नाबूद कर दीजिए। हम पृथ्वी तल पर मध्य है ना भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा बेटा? राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा, सी इसका राइट ऑप्शन होगा, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसमें ट्रू क्या है वो पूछा, वहां फॉल्स पूछा था, है ना। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जी इज लेस एट द अर्थ सरफेस देन द हाइट अबोव द इट्स, यही है ना, है ना। ट्रू पूछा क्या? चाहिए तो फॉल्स है ना, ये तो फॉल्स हो गया। जी का मान पृथ्वी की सतह पर इसके ऊपर अथवा नीचे जाने पर जी के मान से कम होता है, नहीं भाई। सरफेस पे तो मैक्सिमम होता है ना, कम कहाँ होता है? अधिक होता है ऊपर और नीचे से, तो ठीक है, ये तो गलत है। जी का मान पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक जगह समान होता है, नहीं भाई, इसमें भी थोड़ी बहुत वेरिएशन आता है एल्टीट्यूड के साथ। भूमध्य रेखा पर जी का मान अधिकतम होता है ना। जी का मान मैक्सिमम होता है कहाँ? इक्वेटर पे, ठीक है। इक्वेटर पे नहीं होता है, पोल पे होता है, तो ये भी गलत है, भूमध्य रेखा पे नहीं होता है। ध्रुव पर जी का मान भूमध्य रेखा से अधिक होता है, जी इज ग्रेटर पोल है ना एट द पोल टू द इक्वेटर्स, तो ये इसका ट्रू है स्टेटमेंट है डी।
डी इसका ट्रू स्टेटमेंट है। ये पीछे मैं बता भी चुका हूं आपको यहाँ पे, है ना। ये भूमध्य रेखा बोल दो या इक्वेटर बोल दो, यहाँ पे ये ध्रुव है, पोल पे जाते हो आप, पोल पे, तो याद रखना इक्वेटर पे जो जी का वैल्यू होता है वो कम होता है किससे, जो पोल पे होता है, बात हमेशा याद रखना। और ये इसमें डी ऑप्शन में दिया था आपको, इस वाले क्वेश्चन में आप देखो तो डी ऑप्शन में ये चीज आपको दे रखी है, जी इज ग्रेटर एट द पोल, है ना, देन एट द इक्वेटर। ठीक है, ध्रुवों पर जी का मान भूमध्य रेखा से अधिक होता है। जी, ये वाला डी ऑप्शन आप क्या करना है, लॉक। डी को क्या कर दोगे बच्चा, आप यहाँ पे लॉक कर दोगे, तो डी आपका यहाँ लॉक हो जाएगा। क्लियर है, तो डी को आप मार दो, नस्ते नाबूद। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन पे चलते हैं भाई साहब। नेक्स्ट ऑप्शन लाते हैं, ए स्प्रिंग बैलेंस इज, है ना, ग्रेजुएटेड ऑन सी लेवल। ठीक है ना, एक स्प्रिंग बैलेंस बनाया जाता है सी लेवल के ऊपर। इफ ए बॉडी इज वेटेड with his balance at the consecutively increasing height from the earth surface, the weight indicate by the balance। एक कमानीदार तुला को समुद्र तल पर जो है बनाया जाता है, ठीक है ना, और इस तुला से किसी वस्तु को पृथ्वी तल से क्रमोत्तर बढ़ती ऊंचाई पर तोला जाए तो तुला द्वारा दर्शाया भार कम होगा। ऊंचाई पे, ऊंचाई बोला ना इसने, समुद्र तल की बात कर रहा है। अपन एक बार ऐसा सोच लें कि ये पृथ्वी का जो तल है, ये सरफेस है, इसी को समुद्र तल माने। यहाँ आपने एक तुला बनाया है, तुला ऐसे मान लो यार, कोई तुला बना रखा है आपने, तराजू बना रखा है, उस पे यहाँ पे कोई वेट आपको रखना है। ठीक है, अब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे तो यार ये जो तराजू है आपका, तुला है, ये जो आपकी वेट मशीन है, ये बैलेंस मशीन जो है, जो ऊपर जाओगे तो इसके भार को क्या बताएगी ये, तो इसके भार को ये कम होता हुआ दिखाएगी। क्योंकि जैसे जैसे आप अर्थ से सरफेस से या सी लेवल से ऊपर बढ़ रहे हो तो यू नो दैट जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो सर जी डिक्रीज होने से भार पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखो वजन जो होता है, भार जो होता है, वेट जो होता है, वो होता है एम इंटू जी, एम इंटू जी होता है बेटा। अगर जी डिक्रीज करेगा, है ना, अगर जी डिक्रीज करेगा बेटा, जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो 100% डब्ल्यू भी डिक्रीज करेगा। इफ जी डिक्रीजेज डब्ल्यू डिक्रीजेज, इफ जी डिक्रीजेज डब्ल्यू डिक्रीजेज, ये कंफर्म है। तो यहाँ पे जो आपको उत्तर देना है, दर्शाया भार निरंतर बढ़ जाएगा या निरंतर घट जाएगा, निरंतर घट जाएगा, है ना, विल गो ऑन डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअसली। जैसे जैसे आप कॉन्जिक्वेंटली ऊपर की तरफ इंक्रीज करते हो, लगातार ऊपर की तरफ बढ़ोगे, तो उस वेट का जो आपका वजन है ना, जो आप उसके ऊपर क्या रख के लेके जा रहे हो, आप पर देखो यहाँ पे लिखा है ना, इस तुलना में किसी वस्तु, जो जो वस्तु है उसका जो भार है वो ऊपर जाते जाते क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कारण क्या है, ऊंचाई पर, है ना, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान घटता है, और जी घटेगा तो भार भी घटेगा भाई, एम जी है तो। ठीक है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ना भाई, अरे मेरे लाडलो, बताओ देखिए क्या शानदार क्वेश्चन था। उमा जी, पुष्पा जी, मेडिको, ज्योति, मनीष, एमडी कैफ, निहारिका, अनूप, रेहान, अमित, खुशबू, सविता, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस इज 980 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दें, कई बच्चे बोलते हैं 9.8, है ना, ये 9.8 होता है जब मीटर में होता है या सेंटीमीटर में है। आपको जी कहाँ पे, अर्थ सरफेस पे दे रखा है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, इट्स वैल्यू एट हाइट ऑफ 64 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। गजब क्वेश्चन है, गजब का तांडव रचेगा ये क्वेश्चन। 64 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो इट मींस वी कैन से ये वैल्यू जो है, हाइट जो है आर से कम है, यहाँ h इज लेस देन r, सो वी कैन यूज द फॉर्मूला विच वन, gh इज इक्वल टू gs इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r। बोलो yes or not, we can use this, yes sir, just we need to put here 980, ठीक है, 1 माइनस 2, h कितना दे रखा है 64 किलोमीटर, 3 जीरो और लग जाएंगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2 है ही आपके पास, r कितना दे रखा है आपको 64000000, ये होंगे ना,
नीचे तो यही आएगी वैल्यू, क्योंकि आपको दे रखा है 6400 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल। सो माई बच्चा 64 से 64, 30 से 30 ये कट जाएंगी, 30 से 30 ये आपकी कट गई। तो माई बच्चा यहाँ पे जो वैल्यू आई तुम्हारी जी एच इज इक्वल टू 980 1 माइनस, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू मेरे बच्चा आपकी यहाँ पे देखिएगा, ये 3 जीरो है ना, ये 3 जीरो ऊपर जाएंगे तो ये 0.002 हो जाएगा, 002 हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, बिल्कुल सर। एंड जस्ट इसको देखो, इसको आप घटा दो इसमें से, तो जब ये घटाएंगे तो ये वैल्यू आपका आंसर जो आएगा 960, यही आएगा क्या भाई, यही आना तो चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल है ना, हाँ जी बिल्कुल है ना। तो ये वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी 40 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी बच्चा, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। जस्ट यू सॉल्व इट, ये वैल्यू आप निकाल लें, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो ये 0.098 बचेगा, 0.098 बचेगा। ठीक है, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्योंकि 1 से छोटा वैल्यू होगा तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या बना भाई साहब, ए ऑप्शन। और वैसे भी पता है आप हाइट पे जा रही हो तो जी तो घटेगा, और हाइट कम नहीं है, 64 किलोमीटर ऊपर जा चुके हैं आप लोग, 64 किलोमीटर ऊपर। तो आप ऑप्शन देखो, ये तो ज्यादा है तो ये तो वैसे नहीं हो सकता, ये भी ज्यादा है, इससे ज्यादा हो सकता है क्या, ऊपर जाते टाइम कम होगा। तो ऑप्शन या तो ए आएगा या डी आएगा। अब डी और जो ये वैल्यू है हमारे पास, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हाइट तो ज्यादा ही है ना, 64 किलोमीटर है बेटा, 6400 मीटर बोल सकते हो आप इसको। जी सर, बात तो सही कह रहे हो। तो ये भी ऑप्शन सटीक नहीं बैठ सकता, बिना कैलकुलेशन किए भी अगर आपको थोड़ा भी इसका बेसिक आता है तो आप इसको भी क्या बोलोगे, काटोगे। क्यों, क्योंकि सर ये हाइट जो है ना, ये जो हाइट का लफड़ा जो है यहाँ पे, ये हाइट कम नहीं है, ये 64 किलोमीटर है सर। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि ये 64 मीटर हो, 64 मीटर या जो है आप बोल दीजिएगा 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर हो, तो चल जाए यार, 64 किलोमीटर इज मच मोर। तो इतनी हाइट पे जाओगे आप, देखो ना यार, जैसे अपन किसी पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, तो पहाड़ भी इतनी ऊंचा कोई पहाड़ होगा तो उस पर हमें सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है यार, काफी हाइट होती है ये। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या आया, इसका ए आया। सर अगले क्वेश्चन पे बढ़े, बिल्कुल अगले पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ आर इज इक्वल टू 6400, ठीक है, रेडियस देकर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। वेटलेसनेस ऑफ एन जो है एस्ट्रोनॉम मूविंग, है ना, इन ए सैटेलाइट इज ए सिचुएशन ऑफ, एक उपग्रह में घूमने वाले अंतरिक्ष यात्री भारहीन क्यों लगता है, फ्री फॉल के कारण, है ना। अंतरिक्ष में जो आपका अंतरिक्ष यान होता है वो फ्री फॉल कर रहा होता है ना, क्या कर रहा होता है बेटा, फ्री फॉल कर रहा होता है, मुक्त रूप से गिरने की स्थिति में रहता है, तो आपको भारहीन की स्थिति लगती है। एक लिफ्ट खराब हो जाए ना, लिफ्ट खराब हो जाए बेटा, ऊपर लिफ्ट एकदम खराब हो जाए, नीचे आएगी तो वो बिल्कुल फ्री फॉल करेगी, तो आप उसके अंदर अपने आप को भारहीन समझेंगे। वही लिफ्ट अगर अचानक से ऊपर की तरफ जाती है तो आपको लगता है यार भार बढ़ गया, एकदम नीचे की तरफ धक्का लगता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, डी इसका आएगा, है ना, डी इसका राइट ऑप्शन आएगा बेटा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ द अर्थ सडनली श्रिंक, है ना, श्रिंक हो गई है, सिकुड़ गई है, विदाउट चेंजिंग द मास, मास चेंज नहीं हुआ है, मास वही है, ठीक है, टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस, जो रेडियस है उससे श्रिंक होते टाइम उसका रेडियस कितना हो जाएगा, न्यू रेडियस कितना हो गया, r/2। ठीक है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी, यदि पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़कर वर्तमान की आधी रह जाए, जबकि जबकि द्रव्यमान नियत रहे, तो क्या है क्वेश्चन, जब गुरुत्वीय त्वरण का नया मान क्या होगा। बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन है बच्चा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो माय डियर बच्चा देखिएगा, तब गुरुत्वीय त्वरण का नया मान क्या होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र तो आपको पता ही है ना, जी इज इक्वल टू क्या होता है, Gm/r²। सो यहाँ पे रेडियस हाफ होगी, बाकी तो सेम है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है ही तुम्हारा। अब नया जो ग्रेविटी आएगा उसका फॉर्मूला Gm/, ये हाफ हो गई आपकी, तो r² और ऊपर चला गया 4, तो G' इज इक्वल टू 4G के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 4G। बिल्कुल हलवे जैसे क्वेश्चन, बिल्कुल मक्खन जैसे क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल क्या है अपने मक्खन जैसे क्वेश्चन। क्लियर है, बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त, इसका राइट आंसर आ गया बेटा, है ना, बी इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर तो है, ये फॉर्मूला होता है बेटा, पृथ्वी जो है सिकुड़ के, है ना, आधी त्रिज्या वाली बन गई है,
पहले अपनी पृथ्वी थी इतनी मोटी मोटी, इसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या कितनी है, r है। फिर क्या हो गया भाई, सिकुड़ गई किसी कारणवश। अब द्रव्यमान तो कम नहीं हुआ, उतना ही है, ठीक है, उसकी त्रिज्या घट गई है भाई साहब, त्रिज्या हाफ हो गई है। तो इस केस में पूछा है जी का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4g के बराबर। किसके बराबर? 4g के बराबर हो जाएगा बेटा। क्लियर है क्या? 4g के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ ना सर। बिल्कुल आते हैं ना बेटा, फील करो ना चीजों को। चलो, इस क्वेश्चन को तुम लोग नस्ते नाबूद करने की कोशिश करो। करिए मेरे बच्चा, मेरे लाल, मेरे पाल, मेरे गोपाल, इसको आप थोड़ा नस्ते नाबूद करिए। सभी बच्चे मिलके इसको थोड़ा नस्ते नाबूद करने की कोशिश कीजिए बेटा। करो, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त, खूब खूब खूब, बहुत बढ़िया जी। आंसर भी आने लग गए हैं, क्या बात है भाई, जानदार। तो देखो, द मून रेडियस इज 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है, एंड इट्स मास इज 180 टाइम दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। भाई ये ऐसा सा क्वेश्चन पहले भी हमने किया और वापस वैसा सा ही क्वेश्चन आ गया। रेडियस और मून का रिलेशन दे रखा है ना, सॉरी, रेडियस और मास का रिलेशन दे रखा है अर्थ और मून के बीच में। If g is represent the acceleration due to gravity on the surface of the earth, then what is the value of g at the surface of moon? ओ हो, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, चंद्रमा की त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 भाग है, दे रखा है चंद्रमा की त्रिज्या, पृथ्वी की जो त्रिज्या है अर्थ हो गई उसकी 1/4 है। साथ में और कह रहा है इसका द्रव्यमान, किसका? चंदू का द्रव्यमान, मास ऑफ मून जो है 180 है, 80 भाग है किसका? मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ का 180 वाला भाग है। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पे जी कितना दे रखा है आपको? पृथ्वी की सतह पे गुरुत्वाकर्षण जी है, ये सतह पर है, ये सतह पर है, किसकी? पृथ्वी की सतह पे। पृथ्वी की सतह पे कितना है? जी। पूछा क्या है? जी सतह पे किसकी? मून मामा की, चंदा की। कितना होगा? कर लो बाबू, कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या कर दो? जी एम अपॉन जी ई, दोनों सरफेस पे ही है। जस्ट पुट वैल्यू जी एम अपॉन आर एम। इसकी वैल्यू नीचे आएगी ऊपर जाएगी तो है ना, स्क्वायर में है ये, आर ई का स्क्वायर अपॉन जी एम। ये मून है और ये अर्थ का है। जी से जी तो उड़ जाएगा, किसकी जगह क्या रख सकते हो? एम की जगह ये रख सकते हो। क्या रख सकते हो? मास ऑफ अर्थ अपॉन 80। आर ई की जगह तो रहने दो, आर मून की जगह रख लेंगे, कोई बात नहीं है ना। हाँ जी, तो आर ई स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, एम ई भी ऐसा का ऐसा। ये वैल्यू आपको दे रखा, आर एम की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें? आर बाई 4 आर भाई कितना दे रखा भाई? 4 यही तो दे रखा भाई साहब, है ना, यही तो दे रखा है ना। ये आर ही हो जाएगा, तो आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 1/4 का स्क्वायर बचेगा, एम ई से एम ई उड़ जाएगा। सो जी एम, ठीक है, इज इक्वल टू, ये उधर चला गया जी, यहाँ बचा 16। ये देखो 1/4 का जो आप स्क्वायर करोगे तो 1/16, 16 ऊपर चला जाएगा और नीचे 80, कितना आ जाएगा जी एम बाबू? ये 5 बार कट गया नीचे, 16×5 80, तो g/5, g/5। क्या ये हो गया क्या बेटा? gm बराबर g/5, gm बराबर g/5, gm बराबर g/5, gm बराबर g/5। कौन सा ऑप्शन लॉक कर दो? बी ऑप्शन को लॉक कर दो। बी ऑप्शन को क्या कर दो? लॉक कर दो। ऑप्शन बी को क्या कर दीजिएगा? लॉक कर दीजिए। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। जी सर, अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। The depth d at which the value of acceleration due to gravity become 1 by n times of the value of the surface. Okay, depth पूछ लिया, गजब क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन, है ना। तो GD बराबर होता है तुम्हारा सरफेस 1 माइनस डी अपॉन आर, यही होता है फॉर्मूला। ये डी निकालना है। दे क्या रखा है आपको? आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में कि GD जो है वो GS का कितना है? एन 1 अपॉन एन टाइम है, ये दिया हुआ है आपको, ये तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है ना।
तो यहां पे देखिए बेटा GS अपॉन n बराबर GS 1 माइनस D अपॉन R। कैसे लिख सकता हूं मैं, क्योंकि इसकी जगह मैं ये रख सकता हूं। GS से GS कट जाएगा सर, कट गया तो कट गया भाई। 1 अपॉन n बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस D अपॉन R। आपको क्या निकालना है जी, D। तो D अपॉन R क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n। तो D बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n, बाहर R आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो n माइनस 1 अपॉन n इंटू में R। बोलो चमका क्या, n माइनस 1 अपॉन n, है ना। तो ये पड़ा ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन ये रहा। देखो देखो बेटा अप्रोच को समझो, क्वेश्चन की जो अप्रोच मैं बता रहा हूं उसको समझो। जी सर, आई एम राइट सर। क्या बात है भाई, ऑलरेडी आपने बी ऑप्शन दे रखे हैं, गजब है, बहुत बढ़िया, सल्यूट करते हैं आपको। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मैक्सिमम क्वेश्चन आज की क्लास में चल रहे हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन यकीन माने आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट व्हाट हाइट ओवर द अर्थ पोल, ओवर द अर्थ पोल, है ना, अर्थ का जो पोल है उससे कितनी हाइट पे द फ्री फॉल एक्सेलरेशन डिक्रीज बाय 1%। ये है अर्थ, इससे किस हाइट पर, किस हाइट पर जो है जी जो है वो 1%, कितना परसेंट बेटा 1% क्या कर जाए डिक्रीज कर जाएगा। तो ये पूछा है। तो कहीं ना कहीं अपन ये ले सकते हैं कि यहां से ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, स्मॉल r मान लो भाई, क्या फर्क पड़ता है। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है जी का, GM अपॉन R स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला डिस्टेंस से। अब यहां पे अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं कि R जो है क्या वो ये हो सकता है G के अंडर रूट के व्युत्क्रमानुपात, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखा जा सकता है। यस सर, G कितना परसेंट, G कितना परसेंट डिक्रीज कर रहा है, 1% डिक्रीज कर रहा है ना। अगर इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं बेटा, तो आर कितना परसेंट बढ़ेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती तो कितना परसेंट, तो देखो अंडर रूट है तो हाफ होता है यहाँ पे, हाफ, इसकी घात कितनी आएगी 1/2, तो 1/2%, तो आर जो है वो 1/2% क्या कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, है ना। किसका, जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसका, ठीक है ना, बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो कि आपके पास ये हाइट जो है ये कितनी आनी है, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है ना, वो है 6400 किलोमीटर। इसका कितना 1/2%, परसेंट को बदलोगे तो 100 से नीचे गुना करोगे। ये कितनी बार कट गया 32 बार, ये 2 जीरो कट गया, ओए होए, तो 32 किलोमीटर आएगा बेटा। कितना आएगा 32 किलोमीटर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एम्स में पूछ लिया जाता है। यहां ये कॉन्सेप्ट जरूर समझे बेटा, इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। सर ये 1% है तो सर ये आर, पहली बात तो आर बढ़ेगा ही, सीधी सी बात है, आर तो बढ़ेगा ही ना, और आर बढ़ रहा है, ठीक है। कौन सा आर, ये आर ले रहे हैं अपन सेंटर से, आर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा सर। कितना बढ़ेगा 1/2 कैसे आया सर, तो एक्चुअली में एरर का टॉपिक अपना हट गया है, बट मैं आपको फिर बता दूं, यह एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, यह अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है। इसको आप जी की पावर ऊपर लेके जाओगे तो 1/2 लिखोगे, जब एरर निकालते तो पावर मल्टीप्लाई में चली जाती है, पावर कहां चली जाती है, मल्टीप्लाई में होती है, चाहे वो माइनस की हो प्लस की, वो माइनस मतलब वो हमेशा प्लस की 1/2 में चली जाएगी। तो ये 1/2 1% किसका, जी का, तो 1% से इसका मल्टीप्लाई करोगे आप 1% से, है ना, 1/100 इंटू 100, ये कर जाएगा तो 1/2 बचेगा, तो 1/2% बढ़ जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत लग्जरी क्वेश्चन था, लग्जरियस क्वेश्चन मैं इसको बोलना चाहूंगा। अगला एक और जबरदस्त क्वेश्चन बेटा, एक से एक क्वेश्चन है, और मेन चीज देखिएगा आज की क्लास में मैं जो लेके आया हूं वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फॉर्मूला वही आपका है, ले दे कि G = GM अपॉन R स्क्वायर। हाँ जी बच्चा, ठीक है। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ टू प्लेनेट आर इन द रेशियो ऑफ 4:1 एंड देयर मेन डिस्टेंसेस डेंसिटीज, सॉरी, है ना, एंड द मेन डेंसिटीज in the ratio of 1:2. Okay sir, the acceleration due to gravity on the planet will be in ratio,
दो ग्रहों के व्यासों में अनुपात 4:1 है, ठीक है, तथा माध्यम घनत्व में अनुपात 1:2 है, तो उन ग्रहों पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होगा? एक और बेहतरीन क्लास, एक और शानदार क्वेश्चन। बेटा ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे व्यासों का अनुपात दे रखा, दो प्लेनेट है ना, दो आपके पास कोई ग्रह है, एक ग्रह 1 है, दूसरा 2 है, तो D1 और D2 का अनुपात दे दिया। D1 D2 का अनुपात कितना दे दिया मेरे बेटा? सर डायामीटर है ना, दो ग्रहों का व्यासों का अनुपात दे रखा है सर 4:1, ठीक है। त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1/2, 1/2, ये हो जाएगा क्या? जी सर ये हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना जी। इनकी घनत्व का अनुपात ρ1 और ρ2 का अनुपात दे रखा है तुम्हें, कितना दे रखा है बेटा? 1:2, ये दे रखे हैं। पूछा क्या है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट विल बी द रेशियो। गजब है ना, गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात क्या होगा? तो 1 का लिखोगे, G इज इक्वल टू जी, m की जगह क्या लिखोगे? क्योंकि डेंसिटी दे रखा है तो m की जगह आ जाएगा रो इंटू वी, क्योंकि आपको पता है रो इज इक्वल टू द्रव्यमान घनत्व का सूत्र होता है रो इज इक्वल टू m अपॉन वी। यहाँ m आता है तो यहाँ से देखो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू वी। तो रो वी क्या होगा? वी होगा आपका वैल्यू 4/3 पाई r1 क्यूब बटे में r1 स्क्वायर, यही होता है। ये 1 का हो गया। ऐसे ही आप Z2 लिखोगे तो Z ये रो1 है, रो2 इंटू 4/3 पाई r2 क्यूब अपॉन r2 स्क्वायर। बोलो यस और नॉट? अब अनुपात कर दो, भाग लगा दो, लगा दिया, G से G उड़ जाएगा, r2 स्क्वायर से ये एक r2 बचेगा ऊपर, यहाँ पे ये एक r1 बचेगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई भी कट जाएगा, कट जाएगा क्या? बिल्कुल। तो यहाँ से देखो G1 अपॉन G2 बराबर यहाँ से रो1, ठीक है ना, और यहाँ से नीचे रो2, इंटू में क्या आ रहा है? देखो देखिए, यहाँ से r1, यहाँ से r2, यही है क्या? हाँ, तो वैल्यू रखो रो1 अपन रो2, क्या दे रखा है? 1/2। r1 कितना है सर? r1 है, r1 देखो सर कितना है यहाँ पे 2, और r2 कितना है? 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला गया, कितना हो गया? 4/2, 2/1 लीजिएगा। G1 और G2 का आपको अनुपात मिल गया 2/1 या 2:1। कितना आ गया बेटा? 2:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे लाडलो? 2:1 आ जाएगा। अगर किसी बैच में ये अभी नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, थोड़े कॉन्सेप्ट आप समझ लो, जब आपके में हो जाए तो फिर से इस क्लास को जरूर वॉच करेंगे आप, ठीक है जी। ये इसका राइट ऑप्शन हो गया है, ये क्या हो गया? इसका राइट ऑप्शन हो गया बेटा। इज इट क्लियर? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, चलें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन लाते हैं, आज का जो है लास्ट क्वेश्चन ले आते हैं। कौन सा क्वेश्चन ले आए भाई? लास्ट क्वेश्चन ले आते हैं, पक्का 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 जी। लो, at what altitude the in meter will be the acceleration due to gravity be 25% of that of the earth surface। गजब क्वेश्चन है। किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह के मान का 25% रह जाएगा? 25%। मतलब आप ये बोल सकते हो कि GH आपको दे दिया है 25% का मतलब 1/4, तो सतह पे जो आपका त्वरण है उसका ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। पूछ क्या लिया है? किस ऊंचाई पे? ऊंचाई पूछ ली है मेरे लाडलो। तो मुझे नहीं लगता तुम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, बहुत आसानी से कर सकते हो। 25% रह रहा है तो यहां देखिएगा, एक्चुअली में यू नीड टू यूज द फॉर्मूला GH, है ना, इज इक्वल टू आप यूज कर लीजिएगा क्या है ना, Z यहां आ जाएगा M अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। या फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, या इसमें भी आप जो है यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला बेटा? है ना, देखिएगा आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, GH है ना इज इक्वल टू, या G आप यहाँ नीचे सरफेस कर लीजिएगा, तो ये हो जाता है GM अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन GM, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका GS, ठीक है, R स्क्वायर अपॉन R प्लस H, या इसका स्क्वायर हटा देते हैं, तो ये भी फॉर्मूला है भाई, होल स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है GS/4 बराबर GS
आर बेटा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये इससे कट गया। तो देखो बेटा आर बेटा आर प्लस एच बराबर कितना आ जाएगा, 1/4, है ना, इधर स्क्वायर है, सेट आओगे तो 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। तो आर अपॉन आर प्लस एच बराबर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणा कर दो, 2r बराबर आर प्लस एच, तो h बराबर 2r माइनस आर बराबर आर, ओए होए होए होए, तो h बराबर तो r आ गया। तो कितनी ऊंचाई पे, r ऊंचाई पे, है ना, तो r ऊंचाई पे, इसका मतलब समझना, ये पृथ्वी है तो r तो इसकी त्रिज्या है ही है, इतनी ऊपर और चले जाओ, मतलब ये 64,000, है ना, 6400 किलोमीटर तो है ही है आपके पास, 6400 किलोमीटर, ठीक है ना, हाँ 6400 है ना, तो ये इतना तो है ही है बेटा आपके पास में, और ये ऊपर भी 6400 किलोमीटर आप पहुंच जाओगे, यहां पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे आपका जो जी की वैल्यू है वो सरफेस जो है ना उसका 25%, मतलब 1/4, 25% का मतलब 1/4 होता है बेटा, कितना होता है, 1/4 होता है। क्लियर है क्या, 1 कितना होता है बेटा, 4 होगा। यस यस यस, ठीक है। एक इसके अंदर 6400 है, तो एक जीरो इसमें नहीं रहेगा बेटा, ठीक है ना, इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन कर ले आप, क्योंकि आपको देखो 6400 दे रखी है, तो यहाँ 5 ही जीरो आएंगे, ठीक है, तो 2 जीरो बचेंगे, तो ये जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे, है ना, ये वैल्यू आएगी बेटा इसको 0.0, है ना 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.98, और इसको 980 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर बनेगा इसमें, ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया। सो आज के लिए इतना ही, बहुत ही प्यारे प्यारे रसगुल्ले आपको यहाँ पे करवाए गए हैं मेरे लाडलो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।